Let's start the chapter one of levy and exemption of customs, levy and exemption from custom duty. Now, levy and exemption: the power to levy the customs duty, the power to levy, the power to levy the customs duty on import or export, as well as the power to legislate the principles to determine whether a transaction qualifies as import or export, lies solely with the union. So, power lies with the union, that is the parliament, that is the parliament of India. List 1 to the 7th schedule. Now, overview of the customs, overview of the customs law. क्या क्या चीजें होती है? द कस्टम्स एक्ट, द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस। चार चीजें होती है। क्या क्या होती है? चार चीजें होती है। क्या क्या होती है? कस्टम्स एक्ट, एक्ट होता है पहला तो। फिर दूसरा क्या होता है? इट्स कस्टम्स एक्ट, फिर कस्टम्स टैरिफ एक्ट, कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स टैरिफ एक्ट। फिर होता है थर्ड इज रूल्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड करती है। एंड फोर्थ इज द रेगुलेशंस इशूड बाय सीबीआईसी, रेगुलेशंस इशूड बाय द सीबीआईसी। तो चार चीजें होती है। क्या क्या होती है कस्टम्स एक्ट में? चार चीजें होती है। कस्टम्स एक्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसमें दिए जाते हैं। द कस्टम्स टैरिफ एक्ट प्रिस्क्राइब्स रेट्स, इसमें रेट्स दिए जाते हैं। फिर रूल्स, रूल्स कौन स्पेसिफाई करता है? रूल्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस बाय सीबीआईसी, रेगुलेशंस बाय सीबीआईसी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। There are three stages for imposition of taxes and duties. तीन स्टेजेस है, तीन स्टेजेस है imposition of taxes and duties. थ्री स्टेजेस कौन कौन सा स्टेजेस है? थ्री स्टेजेस। पहला लेवी, लेवी करो। सेकंड उसका असेसमेंट होगा। एंड द थर्ड इज कलेक्शन ऑफ द टैक्स। सो थ्री स्टेजेस: लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। इसमें कस्टम्स चलता है ना। सेक्शन 12 आ जाता है। अब सेक्शन 12 इज अ चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलता है क्या है? सो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? कस्टम ड्यूटीज आर लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब जो भी गुड्स इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है दोनों पे लगता है फ्रॉम इंडिया एट रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम प्रोविजंस अप्लाई टू गवर्नमेंट गुड्स। मतलब इसमें गवर्नमेंट गुड्स भी आ जाते हैं। सो दैट इज चार्जिंग सेक्शन। पहला कस्टम ड्यूटी लेवेबल ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एट रेट्स स्पेसिफाइड इन कस्टम्स टैरिफ एक्ट प्रोविजंस टू अप्लाई टू गवर्नमेंट गुड्स आल्सो। नाउ कस्टम्स टैरिफ एक्ट फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या करता है? एंटाइटल्स गुड्स लायबल टू इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब दो शेड्यूल है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला गया है कि जो इंपोर्ट किए गए हैं उस गुड्स में क्या है, और एक्सपोर्ट किए गए, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो क्या क्या होती है। सो वो तो एकदम बेसिक चीज है। अब टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? कोई भी चीज को चार्ज करने के लिए पहले उसको टैक्सेबल करना पड़ता है। सो व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ कस्टम्स एक्ट? सो टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ कस्टम्स एक्ट, अगर वो होम कंजम्पशन, टैक्सेबल पहले तो दो चीज होती है, इंपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर वो इंपोर्ट किया गया है, अगर कोई भी कुछ इंपोर्ट किया गया है, तो उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउस कर सकता है। सो वेयर हाउस या फिर होम कंजम्पशन। अगर गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, तो व्हेन गुड्स रीच कस्टम बैरियर्स प्लस बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल। मतलब जब भी कस्टम बैरियर प्लस बिल ऑफ एंट्री जब फाइल की जाती है, तब वो टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। सो दो केस होते हैं टैक्सेबल इवेंट। कोई भी इवेंट को चार्ज करने के लिए उसको टैक्सेबल बनाना पड़ता है, टैक्सेबल इवेंट, इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। इन केस ऑफ इंपोर्ट्स देयर इज टू थिंग्स: गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन एंड गुड्स दैट आर वेयर हाउस। अगर कोई भी गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन है, तो व्हेन गुड्स रीच कस्टम बैरियर्स प्लस बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल। एंड द सेकंड इज गुड्स वेयर हाउस। गुड्स वेयर हाउस में क्या है? कस्टम बैरियर्स वुड बी क्रॉस्ड व्हेन गुड्स sought to be taken out of customs and brought to the mass of goods in country. Custom barriers would be crossed when goods sought to be taken out of customs and brought to, मतलब वेयरहाउस के केस में क्या है कि अगर वो कस्टम्स में से बाहर निकाला गया है, बाहर निकाल दिया गया है, और निकाल दिया गया, और दूसरा क्या हो, और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें क्या होता है कि मास ऑफ द कंट्री, मतलब जो लैंड मास होता है उसमें ला दिया गया होता है, तब वो टैक्सेबल इवेंट हो जाता है। सो इन केस ऑफ इंपोर्ट इट इज होम कंजम्पशन, और होम कंजम्पशन और वेयरहाउस। होम कंजम्पशन में टैक्सेबल इवेंट कब होता है? जब कस्टम बैरियर पास होता है और बिल ऑफ एंट्री पास होती है। एंड वेयरहाउस गुड्स में क्या होता है? कस्टम से बाहर निकाल दिया गया है और मास ऑफ कंट्री में रीच हो चुका है। एक्सपोर्ट में तो बहुत बहुत सिंपल है। एक्सपोर्ट में क्या है? एक्सपोर्ट में एकदम सिंपल सी बात है, व्हेन द गुड्स क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर्स पास कर दे तब हो जाता है। नाउ ये जो अपने वेयरहाउस वाला केस देखा, वेयरहाउस में क्या है? सो हाउ विल गवर्नमेंट एंश्योर इट्स रेवेन्यू इन केस ऑफ गुड्स क्लियर फॉर इंपोर्टर विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड बाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ सम इक्वल टू थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड ऑन द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। मतलब इसको, इसमें हाउ हाउ विल इट डू?
तो इसको करने के लिए बॉन्ड बॉन्ड साइन करवाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें आमा सुकर कि सम इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ड्यूटी असेस्ड, थ्राइस ऑफ अमाउंट ड्यूटी असेस्ड ऑन द गुड्स himself in a sum equal to thrice the amount of duty assessed on the goods at the time of import। मतलब 3 टाइम्स जितनी भी ड्यूटी असेस हुई है उतना उतने का बॉन्ड बॉन्ड बाइंड करवा देने का, तभी ही वो टैक्सेबल इवेंट बन जाता है इन केस ऑफ वेयरहाउस गुड्स। तो टैक्सेबल इवेंट दो चीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में तो एकदम सिंपल, टेरिटोरियल वाटर पे से पास किया तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट में क्या है, होम कंजम्पशन और वेयरहाउस। होम कंजम्पशन में क्या है, कस्टम बैरियर्स प्लस बिल ऑफ एंट्री। एंड वेयरहाउस में कस्टम से बाहर निकाल दिया गया प्लस और मास ऑफ कंट्री में ला दिया गया है बॉन्ड बाइंडिंग सम इक्वल टू थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड। नाउ सेक्शन 20 रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या बोला गया है, इफ गुड्स आर रीइंपोर्टेड आफ्टर एक्सपोर्टिंग इट शुड बी लायबल टू ड्यूटी। एकदम सिंपल सी बात बोली गई है। नाउ कंसेशनल ड्यूटी इन स्पेशल केसेस, गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। सेकंड, अंडर क्लेम फॉर रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटीज। मतलब आईटीसी का आईटीसी का रिफंड का क्लेम, आईटीसी के रिफंड का क्लेम करने के लिए। थर्ड क्या है, थर्ड चीज क्या है, अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईटीसी। बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईटीसी मतलब अपने वो जो एक्सपोर्ट में किया है कि एलयूटी वाला जो है, एलयूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईटीसी एंड अंडर एनी ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। मतलब कौन सी है, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई, फिर और ईपीसीजी। तो इन सब में कब क्या होगा, तो इन सब में होगा अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अवेल एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब जो भी इंसेंटिव अवेल किया गया है जब एक्सपोर्ट किया था, तो उतना ड्यूटी ड्रॉबैक उतना कंसेशनल ड्यूटी अपन को पे नहीं करना। इन केस ऑफ .4 अमाउंट ऑफ आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस लेवेबल एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। मतलब ये जो फोर्थ वाला कंडीशन है उसमें आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस का भी मिल अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल इफ री इम्पोर्टेड। मतलब इसमें शायद आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस भी भरने को बोले, अगर आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस भरने को बोले अगर कोई कंडीशन जो स्पेसिफाइड है वो हो गई। या फिर इन सब में तो अमाउंट ऑफ इंसेंटिव जो भी मिला है एक्सपोर्ट के टाइम पे वो रेमिट कर दो फिर से गवर्नमेंट को। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है गुड्स अदर देन दोस फॉलोइंग अंडर सीरियल नंबर 1 एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रोड। अगर रिपेयर्स करने के लिए भेजा गया, मतलब इसमें क्या है कि रिपेयर करने के लिए भेज दिया फिर से हम री इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो रिपेयर करने के लिए क्या क्या होगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, जिसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएंगे, रॉ मटेरियल एक्चुअली इनकर्ड और नॉट यूज्ड इन रिपेयर्स, रॉ मटेरियल प्लस जो भी फ्रेट है फ्रेट बोथ वेज वो इंक्लूड कर लो तो वो भी आ जाएगा। सो रिपेयर्स अगर जो भी सीरियल नंबर 1 में नहीं है उसके अलावा कोई भी है और रिपेयर्स करने के लिए भेजा गया है बाहर, तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स प्लस फ्रेट बोथ वेज जो भी है एंड गुड्स अदर देन फॉलोइंग। थर्ड वाला पॉइंट है कि वो तो फालतू पॉइंट है कि नील कि कुछ नहीं लगेगा। और अब थोड़ा सा मेन कंडीशंस है कि कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड इन 1 एंड 2। तो ये पहला पॉइंट, पहले में 4 पॉइंट, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, आईटीसी के रिफंड का क्लेम है या फिर एलयूटी में किया गया है या फिर एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआई और ईपीसीजी स्कीम में किया गया है, तो अमाउंट ऑफ इंसेंटिव जो भी होगा वो अमाउंट ऑफ इंसेंटिव एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट जो भी किया अगर दिया गया है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट तो वो ड्यूटी लग जाएगी। फिर रिपेयर्स में फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स प्लस फ्रेट बोथ वेज, और इसमें तो नील हो जाएगा। अब अगर ये वाला केस है कि कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर पॉइंट 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 वाला पॉइंट है तो इसमें क्या है, टाइम लिमिट फॉर रीइंपोर्टेशन। टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम तक करना है, सो इट्स 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स अगर कोई एक्सेस है तो। और इसमें है फॉर ये जो अपना एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी, डीएफआई वाला जो है, डीएफआई वाला जो केस है तो उसमें 1 ईयर प्लस 1 ईयर। और इसमें क्या है, कंडीशंस के सेम गुड्स जो है वही फिर से आना चाहिए, सेम गुड्स फिर से आना चाहिए, और ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। सो चार चीजें टाइम लिमिट, पहली टाइम लिमिट है, दूसरी भी वही है, दूसरा और तीसरा पॉइंट। तो
क्या पॉइंट है, पहले टाइम लिमिट क्या है, 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर, और अगर वो जो चौथा पॉइंट वाला है तो उसमें 1 ईयर प्लस 1 ईयर, और सेम गुड्स ही रिटर्न होना चाहिए और ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स इट, कंसेशनल ड्यूटी इन स्पेशल केसेस ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंडीशंस, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो एक बार के लिए। एग्जेम्पशन टू री-इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और पार्ट्स thereof फॉर रिपेयर्स, रिप्रोसेसिंग और रिकंडीशनिंग। अब ये थोड़ा मस्त वाला पार्ट चालू हो चुका है। री इम्पोर्टेशन मतलब इसमें क्या है कि दो दो चीजें हैं कि या तो क्या करने के लिए भेज रहे हैं, रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग करने के लिए भेज रहे हैं, या तो फिर क्या करने के लिए, अदर प्रोसेसेस। तो अगर रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग के लिए भेज रहे हैं तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंपोर्टेड विद इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, एक्सपोर्ट री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स। अगर बाहर गया 3 साल के लिए, अरे नहीं नहीं, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया रीइंपोर्टेड विद इन 3 ईयर्स, मतलब एक बार एक्सपोर्ट कर दिया और फिर वो रीइंपोर्ट हुआ 3 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन में, एंड री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स, मतलब रिपेयर्स करने के लिए आया और 6 मंथ्स में फिर से बेच दिया। तो इसमें क्या कंडीशंस लगेगी, वो रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग में 3 साल और 6 महीना वाला कंडीशन है, और 3 साल को 2 साल के लिए वो जो अपने ऊपर देखा, और ये 6 महीने को और 6 महीने अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड अगर अदर प्रोसेसेस के लिए है तो कुछ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर, मतलब आया फिर से 1 साल में, री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर, और एक्सपोर्ट फिर से कर दिया 6 महीने, और ये एक्सटेंड हो सकता है और 6 मंथ्स तक, यानी कि टिल 1 ईयर। तो इस केस में अपन को ड्यूटीज लगेगी ना। नो इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल इन अबाउ केसेस सब्जेक्ट टू certain conditions. The ACDC of customer is satisfied as regards identity of goods imported at the time of importation. Execute a bond in case of reprocessing. Is there any loss or operation? ये ठीक है, चलेगा ना। गुड्स डेरिलिक्ट wrecked is here. All goods derelict, डेरिलिक्ट मतलब क्या है कि अबेंडन कर दिया और कोई होप नहीं है कि फिर से मिलेगा। फिर जेटसन क्या है, गुड्स जेटिसन थ्रोन फ्रॉम द वेसल टू सेव हर फ्रॉम सिंकिंग, मतलब अगर नाव डूब रही हो तो उसको फेंक दो और उसको बचा लो। फ्लोटसम जेटिसन गुड्स विच कंटिन्यू फ्लोटिंग इन द सी, मतलब कोई कोई कुछ ऐसे होता है कि जो फ्लोट करते रहते हैं, तो वो होता है फ्लोटसम। रैक क्या है, रैक कार्गो और वेसल और एनी प्रॉपर्टी विच आर कास्ट अशोर बाय टाइड्स आफ्टर शिप रैक, मतलब रैक मतलब पानी की वेवों से वो बीच पे फिर से आ गया। दिस implies that flotsam brought into India are also treated on par with the trade goods, मतलब ये जो भी चीजें है, डेरिलेक्ट फिर जेटसम, फिर समझ लो फ्लोटसम, व्रैक, वो सब इंपोर्टेड गुड्स ही माने जाएंगे, इंपोर्टेड गुड्स ही माने जाएंगे ना। अब ये जो ईपीसीजी कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड रूल्स, जो रूल्स है वो रूल्स टाइम पास है, तो उसका एक समरी मस्त वाला है। रूल्स अप्लाई व्हेन एग्जम्पशन नोटिफाई इज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन ऑफ आउटपुट और ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज और स्पेसिफाइड एंड यूज, मतलब ठीक है चलो। प्रोसेस इंपोर्टर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर गुड्स टू बी इंपोर्टेड, इन्फॉर्मेशन दो पहले, तो पहले इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसके बेसिस पे कस्टम पोर्टल प्रोवाइड IIN, मतलब कस्टम पोर्टल आपको एक नंबर दे देगा, कौन सा नंबर दे देगा, IIN, एक यूनिक नंबर दे देगा। फिर सबमिशन ऑफ बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी, मतलब बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी दो, उसके साथ बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी दो। फिर प्रोवाइड IIN एंड बॉन्ड डिटेल्स विद बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन टू कस्टमर ऑफिसर, मतलब ये जो भी डिटेल्स है, प्रोवाइड IIN मतलब ये दोनों कर देते हैं अपने टिक मार्क पहला, और ये जो दूसरा है अपन दूसरी पेन से कर लेते हैं, ये पहला ये वाला, और ये दूसरा बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी 1+2, उसको दो, किसको दो अपने कस्टम ऑफिसर को, कस्टम ऑफिसर को दो, कस्टम ऑफिसर को दो, और कब, जब होम कंजम्पशन कर रहे हो तब। फिर इसके बेसिस पे कंसेशन अलाउ हो जाएगा, अलाउ कंसेशन, इसके बेसिस पे आपको कंसेशन अलाउ हो जाएगा ना। ये हो गया, फिर टाइम पास चालू फिर से, रिकॉर्ड मेंटेन करो। फिर मंथली स्टेटमेंट 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक सबमिट कर दो। फिर
अगर ये जो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक अगर कंप्लाई करना भूल गए, कंप्लाई अगर नहीं किया, तो रिकवरी थ्रू जो बॉन्ड अपन ने भरा था, बॉन्ड से रिकवरी कर लेंगे, बॉन्ड से रिकवरी हो जाएगी। ये हो गया खत्म अपना। फिर इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड, फालतू चीजें, नेम एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, जॉब वर्कर, गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस अंडरटेकन, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इशूड, प्रीमाइस डिटेल्स, पार्ट ऑफ इंपोर्ट आउटपुट सर्विस। ठीक है, टाइम पास है। नाउ इंपोर्टर्स टू मेंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड, जब इसको भी इंपोर्टर को भी मेंटेन करो, क्या क्या करना है, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, रिसीव्ड, कंज्यूम्ड एंड सेट फॉर जॉब वर्कर, प्रोवाइड व्हेन आस्क्ड बाय एसीडीसी, मंथली स्टेटमेंट बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब थोड़ा, अब मस्त वाला है जॉब वर्कर। तो इसमें जॉब वर्कर, ये जो रूल्स वाले हैं ना, ये सब चीजें रूल्स में ही चल रही है। सो नाउ नाउ द पॉइंट्स कम फॉर जॉब वर्कर। अब जॉब वर्कर में क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। सो जॉब वर्कर, गुड्स कैन बी सेंड टू जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग फॉर मैक्स अप टू 6 मंथ्स। पहला पॉइंट, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक ही भेजो, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, क्लियर। इसको बढ़ा देते हैं अपना मस्त वाला, लिखते हैं मस्त। चलो 6 मंथ्स तक भेज दो, 6 मंथ्स तक ही भेज सकता हूँ मैक्स। फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन बाय इम्पोर्टर, हाँ भाई मेंटेन कर लेना। गुड शुड बी सेंड अंडर इनवॉइस एंड ईवे बिल, इनवॉइस और ईवे बिल के अंडर ही भेजना। फिर गुड्स शेल, ओके, जॉब वर्कर शेल मेंटेन अकाउंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, हाँ भाई मेंटेन कर देना। प्रोवाइड सच डिटेल्स बिफोर जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर, जेसीओ के सामने, जेसीओ जेसीओ के सामने बता देना, बता देना। ठीक है, बता देंगे। लास्ट पॉइंट है कि आफ्टर कंप्लीटिंग जॉब वर्क, अगर कंप्लीट हो गया, जॉब वर्कर ने कंप्लीट कर दिया, तो क्या करना है, दो चीजें करनी है। सेंड बैक गुड्स टू इम्पोर्टर, इम्पोर्टर को फिर से भेज दे, इम्पोर्टर को फिर से भेज दे। सेंड गुड्स टू अनदर जॉब वर्कर, अगर दूसरे को भेज दे, दूसरे जॉब वर्कर को भेज दे। खत्म। जॉब वर्क में क्या, 6 महीने तक ही कर सकते हैं, इनवॉइस एंड ईमेल कर दो। जॉइंट कमिश्नर अगर मांगे तो बता देना, कंप्लीट अगर कंप्लीट हो गया, व्हेन द जॉब इज कंप्लीट, तो आफ्टर कंप्लीटिंग जॉब वर्क सेंड सेंड बैक गुड्स, जिसने इंपोर्ट किया है उसको फिर से भेज दे, और दूसरे किसी को भेजना हो तो उसको भेज दे। चल खत्म बात। नाउ वायोलेशन एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग गुड्स इंपोर्टेड आर डिफेक्टिव or not utilized as per conditions can be re-exported, can be cleared for home consumption or used for other than condition on payment of duty. Capital goods can also be cleared after use for specified purpose on payment of duty equals to duty leviable without exemption minus already paid। मतलब अगर कैपिटल गुड्स की केस है, कैपिटल गुड्स की केस है, उसको भी अपन कैन बी क्लियर आफ्टर यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब कैपिटल गुड्स के केस में अपन क्लियर कर सकते हैं कौन सा, the importer may clear the imported capital goods after having used for specified purpose on payment of duty equals to the difference between the duty leviable without exemption minus already paid, जितनी भी ड्यूटी लेवल ऑन वैल्यू डेप्रिशिएटेड फ्रॉम इम्पोर्टेड टू द डेट ऑफ क्लियरेंस एज पर बिलो डेप्रिसिएशन चार्ज। अब फॉर एवरी क्वार्टर, फर्स्ट ईयर में है तो 4% लगेगा, सेकंड में है तो 3%, फिर थर्ड में है, थर्ड में है तो भी 3% लगेगा। फिर फॉर एवरी क्वार्टर इन फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या क्या लगेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ में लगेगा 2.5%, 2.5%, खत्म बात। बस रिकवरी हो करना है, वो सब टाइम पास है, अब चलेगा ना। रेमिशन, अबेटमेंट एंड एग्जेम्पशन अब पहला तो पिल्फर्ड गुड्स है। पिल्फर्ड क्या है, चिंदी चोरी, चिंदी चोरी, चिंदी चोरी, पिल्फर्ड गुड्स, पिल्फर्ड गुड्स, पिल्फर्ड गुड्स, पिल्फर्ड गुड्स। तो वो तो है चिंदी चोरी, क्या, हाउ फालतू के चिंदी चोरी, बीच में से डब्बा था उसमें से बॉटल से निकाल दी, और वो सब पिल्फर्ड गुड्स है। पिल्फर्ड मीन्स स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी और पेटी थेफ्ट इफ रिस्टोर्ड बैक टू इम्पोर्टर लायबल टू ड्यूटी। अगर वो जो चोरी हुआ था वो उसको फिर से मिल गया तो लायबल टू ड्यूटी है। After unloading, but before the order for clearance for home consumption or warehousing passed, time of actual clearance doesn't matter. Now, pilfered during the above period, मतलब जो आफ्टर अनलोडिंग है और ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन आया, मतलब दो चीजें हैं, अनलोड कर दिया, अनलोडिंग और ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, इसके बीच में होता है ये चीज है। फिर इसमें क्या है, नोटिस बिफोर पेइंग ड्यूटी, अगर ड्यूटी ही पे नहीं की, ड्यूटी पे नहीं की, ये चीज है, ड्यूटी पे नहीं की, उसके पहले समझ में आ गया कि ये चीज हुआ है तो ड्यूटी पे नहीं करनी, अगर ड्यूटी पे कर दी, ड्यूटी पे कर दी तो रेमिट हो जाएगी, रेमिट हो जाएगी।
ना नो नेटिव सच ड्यूटी शैल बी कंपेंसेटेड बाय कस्टडियन टू कस्टम डिपार्टमेंट, मतलब जो कस्टडियन होगा वो आपको फिर से दे देगा। खत्म बात। सो ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट ड्यूटी लेवेबल इफ गुड्स सब्सिक्वेंटली रिस्टोर्ड, अगर फिर से मिल गए तो अगर फिर से मिल गए गुड्स तो आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। नॉट एप्लीकेबल ऑन वेयरहाउस गुड्स, मतलब वेयरहाउस हुआ ही नहीं है। ऑर्डर फॉर होम क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन और वेयरहाउसिंग पास्ड, नॉट एप्लीकेबल ऑन वेयरहाउस गुड्स। इंपोर्टर हैज नो रिक्वायरमेंट टू प्रूव दैट पिल्फरेज हैज, इट विल बी एपरेंट, मतलब उसको प्रूव नहीं करना है कि भाई ये पिल्फर, ये दिख ही जाएगा ना। अगर एक वो इमेजिन कर, एक बॉटल का वो कैंस वाला जो आता है वो है, उसमें से एक बॉटल निकाल दे, दो दो तीन बॉटल निकाल दे, तो उसमें दिखता है ना कि भाई यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है। कुछ मस्ट बी पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर द क्लियरेंस, ये तो आपने पहले ही बात कर ली। नाउ नाउ there's a concept of section 23, goods lost, destroyed or abandoned, remission of duty. So duty shall be remitted, no restoration possible. Applicable on warehouse goods as well. Importer has to prove the loss or destruction to ACDC. Goods may be lost or destroyed at any time before clearance. Relinquish. So remission of duty on lost or destroyed goods shown to ACDC need to prove that imported goods lost. मतलब अगर सेक्शन 23 क्या बात करता है, रेमिशन की बात करता है। अब रेमिशन में क्या बात करता है अगर, ये रेमिशन, रेमिशन में क्या है, शोन टू एसीडीसी नीड टू प्रूव दैट इंपोर्टेड गुड्स, मतलब एसीडीसी को प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, एसीडीसी को प्रूव करो पहले, तो फिर सेकंड पॉइंट है एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर फॉर होम कंजम्पशन एक्चुअल क्लियरेंस, मतलब ये कभी भी हो सकता है होम कंजम्पशन से पहले, होम कंजम्पशन करने से पहले कभी भी आप ये बता सकते हो कि हमें रेमिशन चाहिए और ये चोरी हो चुका है। इंक्लूड्स गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एट वेयरहाउस, ड्यूटी शैल बी रेमिटेड टू इंपोर्टर बैंक, रेमिट हो जाएगी। सो ड्यूटी शैल बी रेमिटेड, नो रिस्टोरेशन पॉसिबल, मतलब इसमें रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेबल ऑन वेयरहाउस गुड्स एज वेल, इंपोर्टर हैज टू प्रूव द लॉस और डिस्ट्रक्शन, गुड्स में बी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एट एनी टाइम बिफोर द क्लियरेंस। नाउ इसी में सेक्शन 23 में है कि टाइटल ऑफ गुड्स रेलिंक्विश कर दिया। रेलिंक्विश मींस गिविंग पोजीशन, कि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे गुड्स है ही नहीं। तो समटाइम गुड्स इंपोर्टेड आर नॉट टेकन डिलीवरी बाय इंपोर्टर ड्यू टू गुड्स नॉट सेंट एज पर स्पेसिफिकेशन, गुड्स डैमेज, डिटोरिएटेड, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो इसकी वजह से गुड्स नहीं लेता वो इंपोर्टर, जो वो जिसने इंपोर्ट किया है वो गुड्स लेता ही नहीं है। तो इंपोर्टर में रेलिंक्विश टाइटल्स ऑफ गुड्स बाय एंडोर्सिंग एंडोर्सिंग डॉक्स इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर, मतलब कर सकता है टाइटल ऑफ गुड्स रेमिट कर सकता है। टाइटल ऑफ गुड्स का एक पॉइंट है, सो टाइटल ऑफ गुड्स कैन बी रेमिटेड। तो उसको क्या करना है कि डॉक्स जो भी है वो किसको दे दे, डॉक्स टू बी गिवन फॉर डॉक्स टू बी गिवन को प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर को डॉक्यूमेंट्स दे दे। बिफोर मेकिंग ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ड्यूटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी पेड, ड्यूटी नहीं पे करनी है। एंड हाउएवर रिलिंक्विशन आर अलाउड इफ ऑफेंस अपीयर्स टू बी कमिटेड, अगर ऑफेंस है तो भाई तू बंदूक मंगवा रहा है और फिर बोल रहा है मैंने नहीं मंगवाया, तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं चलता। सो रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हो सकता है। ना अबेटमेंट और रिडक्शन ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ डैमेज्ड और डिटोरिएटेड गुड्स, डैमेज्ड और डिटोरिएटेड गुड्स में क्या क्या हो सकता है। डैमेज मतलब फिजिकल डैमेज, डैमेज डैमेज क्या मतलब, क्या होता है फिजिकल डैमेज, द गुड्स एंड दे आर नो लॉन्गर फिट फॉर इंटेंडेड यूज, मतलब एकदम सिंपल, अपने बहुत मुंह माया में नहीं पड़ना है। डैमेज 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 क्या होता है, डैमेज क्या है, फिजिकल डैमेज, जो भी फिजिकल डैमेज कॉज हुआ वो है अपना डैमेज। हाँ। और अबेटमेंट अवेलेबल, अबेटमेंट अबेटमेंट मिल सकता है, अबेटमेंट हो सकती है, अबेटमेंट अबेटमेंट मिल सकता है। कब कब, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, अगर आए नहीं है बिफोर, चल एकदम प्रॉपर, बिफोर और ड्यूरिंग, ड्यूरिंग अनलोडिंग, ड्यूरिंग अनलोडिंग, तो जब भी गुड्स अनलोड हुआ उसके दौरान या फिर उसके पहले कभी भी अबेटमेंट हो सकता है। फिर बाय एक्सीडेंट आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट, मतलब अनलोड कर दिया बट बिफोर, बिफोर कौन सा है, एग्जामिनेशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के पहले, अनलोडिंग के बाद में असेसमेंट के पहले, तब वो हो सकता है। एंड थर्ड इज बाय एक्सीडेंट इन वेयर हाउस, जो एक्सीडेंट हो गया वेयर हाउस में तभी भी गुड्स डैमेज हो सकते हैं, इन वेयर हाउस तभी भी कुछ डैमेज हो सकता है। तो ये बात हो गई। फिर उसमें इसमें क्या क्या सीन हो सकता है, बस वही है कि डिटोरेशन क्या है, कि रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब अगर तुमने आम मंगवाया और तुम लेके नहीं गए तो क्या होगा, तो ये क्या है, डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन,
डिटोरिएशन के केस में सिर्फ पहला ही केस है कि बिफोर अनलोडिंग होगा तो ही डिटोरिएशन का अपन को प्रोपोर्शनेट मिलेगा। सो अमाउंट ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब आपकी ड्यूटी थोड़ी कम हो जाएगी। सो अमाउंट ऑफ अबेटमेंट क्या है, ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज और डिटोरिएशन, कि जो भी बिफोर है, या सिंपल है, कुछ बनाना नहीं, बिफोर है इनटू डिवाइड बाय द टोटल ही होगा वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स, मतलब जो वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स है, डैमेज गुड्स, तो वो ले लो और उतनी ड्यूटी नहीं करनी है। एक्सीडेंट शुड नॉट बी ड्यू टू विलफुल एक्ट और नेग्लिजेंस, वो तो टाइम पास है। डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स मतलब क्या है कि मैंने मशीन मंगवाया, मैं बोल रहा हूँ ये मशीन नहीं है, ये तो कुछ और ही है, तो कस्टमर वाला क्या बोलेगा कि इसको तोड़ दे और जा लेके चला जा, कि ये स्क्रैप है। तो वो टाइम पास है, ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं कभी भी। तो डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स और एग्जेम्पशन फॉर कस्टम ड्यूटी, इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रख, नो ड्यूटी द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेवेबल इज इक्वल टू और लेस देन 100 रुपीज। अगर 100 रुपीज से कम वाला चीज है तो ठीक है, ड्यूटी मत भर चलेगा। एंड दैट वाज इट, लेव एंड एग्जेम्पशन। ओ कस्टम्स, भाई इंपॉर्टेंट, केस लॉस तो मेन है भाई, कहाँ से, दैट इज मेन। तो देख चल इसमें तो फटाफट गार्डन सेगमेंट्स, व्हेन गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन इंपोर्ट कमेंसेस, when goods cleared for home consumption import commences, when goods crosses territorial waters but completes कब होगा, when goods reach customs barriers and bill of entry for home consumption is filed। मतलब when goods cleared for home consumption import commences when goods crosses territorial water but completes when goods reaches customs barriers। Now Kiran spinning mills, in case of goods cleared for warehousing, taxable event occurs when bill of entry फॉर होम कंजम्पशन एक्सपोर्ट इज फाइल। मतलब इन केस ऑफ एक्सपोर्ट कुछ क्लियर फॉर, मतलब अगर वेयर के लिए कोई भी कुछ क्लियर हुआ है तो टैक्सेबल इवेंट कब होगा, जब बिल ऑफ एंट्री उसकी फाइल की गई है। अबन लॉयड चिलीज ऑफशोर लिमिटेड, कुछ इंपोर्टेड ऑन ऑयल रिग सिचुएटेड ऑन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन व्हिच इज डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्ट्स इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपने इंपोर्ट किया तो वो एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी के लिए लायबल हो जाएगा। Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, duty is levied on actual quantity of crude oil received and not on quantity shown in bill of entry। मतलब जो रिसीव हुआ है उस पर ही अपन लगाएंगे जो भी ड्यूटी है, ना तो जितनी क्वांटिटी लिखी है उस पर। भारत सर्फोकेंस प्राइवेट लिमिटेड, द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन वुड बी डन ऑन द डेट ऑफ फाइनल एंट्री ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। मतलब घूम घूम के आ रहा है, बट जब फाइनल एंट्री हुई है तब ही हम उस पर रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे। Now, Rajkumar Knitting Mills Private Limited, date of importation is relevant and not the date of contact। मतलब जिस दिन डेट ऑफ इंपोर्ट हुआ है अपने कंट्री में वो रेलेवेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है टाइम पास चलता है। Sun Industries, vessel cross territorial waters and then return due to damages treated export as territorial water cross। मतलब टेरिटोरियल वाटर एक बार क्रॉस हो गया उसके बाद डैमेज हो, उसके बाद कुछ डैमेज हुआ तो वो एक्सपोर्ट हो गया भाई, वो अपने में नहीं आता। नाउ राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स, वेसल लेफ्ट फ्रॉम पोर्ट बट सैंक इन टेरिटोरियल वाटर्स, तो वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड, ड्राइंग्स डिजाइंस मैनुअल्स टेक्निकल मटेरियल्स इंपोर्टेड आर आल्सो गुड्स। मतलब जो भी ड्राइंग्स डिजाइंस मैनुअल्स जो भी मंगवा रहे हैं वो भी अपना गुड्स ही माना जाएगा। तिरुपति उद्योग, सप्लाई फ्रॉम डीटीए टू सेज विल नॉट अट्रैक्ट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी। सप्लाई फ्रॉम डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू सेज विल नॉट अट्रैक्ट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो तो ठीक है, टाइम पास ही है। हनिल एरा टेक्सटाइल लिमिटेड, there was no restrictive clause in the notification and hence there is no violation by Hanilera Textile with respect to surplus electricity sold in domain after using। मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी का मंगवा बॉन्ड किया था, बट उसमें उसने जितना बॉन्ड किया था उससे कम यूटिलाइज किया और जो सरप्लस बचा था उसने किसी और कंपनी को बेच दिया, तो वो चलेगा भाई, क्या है, आफ्टर यूजिंग इट फॉर स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड पर्पस है उसके लिए तो यूज किया ना, बट अब जो सरप्लस बाकी है उसको बेच दिया तो क्या गलती है, जाना दे। BPL display devices, benefit of notifications cannot be denied in respect of goods which are intended for use of manufacture of final product but could not be used। इंटेंशन होना चाहिए कि भाई ये इंटेंशन फाइनल कुछ बनाने के लिए ही था ना, तो इसमें कस्टम्स ड्यूटी बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। And to law India operations, importers claim for exemption cannot be rejected owing to non-compliance of a condition not within। मतलब अगर उसने उसने एप्लीकेशन कर दी है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट डिले कर दी है तो वो उसकी गलती नहीं है, तो उसके बेसिस पे उसको जो नॉन कंप्लायंस है वो नहीं बोला जाएगा कि गवर्नमेंट की गलती है, उसको उसका नॉन कंप्लायंस कैसे हो गया, तो वो चीज है टू लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड दैट वाज इट, चैप्टर 1, लेवी एंड एग्जेम्पशंस।